हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 54। यह कार्यपत्रक 17 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके भाग 1 से लेकर 5 तक। आज हम फ्रांसीसी क्रांति का भाग 6 पढ़ने जा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम पहले ही बहुत कुछ जान चुके हैं। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ और बातें जानेंगे और उसके बाद इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति भाग 6 में हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले है महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ, यानी फ्रांसीसी क्रांति में जिन महिलाओं ने भाग लिया था उनके लिए क्रांति का अर्थ क्या था। महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे, यानी महिलाएं जो थी वो काफी हद तक इस क्रांति में शामिल हुई। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने के हेतु ठोस कदम उठाएगी। यानी कि जो महिलाएं थी उनको विश्वास था कि क्रांतिकारी सरकार अगर सामने आएगी तो महिलाओं के लिए अच्छे नियम बनाएगी, जिससे कि उनकी स्थिति में काफी सुधार होगा। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे, यानी जो ज्यादातर महिलाएं थी उनके पास पुरुषों की तुलना में कम अवसर थे, यानी कि बहुत कम अवसर थे। महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। यानी जो महिलाएं थी उन्होंने अपने हितों की चर्चा करने के लिए, महिलाएं जो थी वो महिलाओं के हितों की चर्चा करने के लिए उन्होंने राजनीतिक क्लब बनाए, ताकि उस क्लब में महिलाओं के हितों की चर्चा हो सके, उसकी बातचीत हो सके, और अखबार भी निकाले। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की थी। यानी जो महिलाएं थी उनकी बस मांग जो थी वो यही थी कि उनको पुरुषों के समान भी अधिकार दिए जाए, मतलब पुरुषों के समान अधिकार दिया जाए। जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त है वही राजनीतिक अधिकार महिलाओं को भी प्राप्त होने चाहिए। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, यानी कि 1791 का जो संविधान बना उसमें महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया, जो कि सही नहीं था। आगे देखते हैं। शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ नियम, कुछ कानून लागू किए। तो शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने के लिए कुछ कानून बनाए थे, देख लेते हैं। नंबर 1, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया, यानी कि जो लड़कियां थी उनके लिए अब स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कि उनको लेना ही लेना है स्कूली शिक्षा। नंबर 2, अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंधन माना गया और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, यानी कि जो शादी है वह स्वैच्छिक अनुबंधन हो गया, अपनी इच्छा से हो सकती है, और नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया। नंबर 3, तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया, यानी कि दोनों मेल फीमेल दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया कि दोनों में से कोई भी अगर तलाक चाहता है, कोई भी एक, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है। पहले क्या था, सिर्फ पुरुषों को ही तलाक देने का अधिकार था, यानी अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है तो वो तलाक की अर्जी देके तलाक ले सकता है, पर महिला को ये अधिकार नहीं था। लेकिन अब क्या था, महिला और पुरुष दोनों को ही अधिकार दे दिया गया कि दोनों ही तलाक ले सकते हैं। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, व्यवसाय चला सकती थी। यानी पहले महिलाओं को अधिकार नहीं थे काम करने के, लेकिन अब वो व्यवसाय भी कर सकती थी, कलाकार भी बन सकती थी और व्यवसाय के प्रशिक्षण भी ले सकती थी। प्रशिक्षण मतलब उसकी नॉलेज, उसके बारे में स्टडी भी कर सकती थी। आगे देखते हैं। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। अभी भी महिलाओं को पूरी तरीके से अधिकार नहीं प्राप्त थे, तो राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। वो राजनीतिक अधिकार भी चाहती थी। इनके नेत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण थी, यानी कि जो महिलाएं आगे इसका प्रमोट कर रही थी वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले थी ओलंप दे गूंज। 1791 में इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, यानी कि पहले आता था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, लेकिन ओलंप दे गूंज ने क्या किया, महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने
और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में ओलंप दे गूंज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। यानी ओलम दे गूंज जो महिलाओं के लिए लड़ रही थी, महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ रही थी, तो इसलिए उन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था और महिलाओं के लिए हर तरह से वो आवाज़ उठा रही थी। बाद में उनके ऊपर राजनीतिक गतिविधियों पे उनके प्रतिबंध यानी रोक लगा दी गई और उन्हें देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर लगा दिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। अब आपने देखा कितना समय लगा फ्रांस की महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त करने में। तो 1946 यानी कि 1946 में फ्रांस में महिलाओं को अधिकार दिया गया, मताधिकार दिया गया, यानी कि वोटिंग राइट प्राप्त हुए। आगे देखते हैं दास प्रथा और क्रांति क्या थी। दास प्रथा और क्रांति। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में एक था। यानी कि जैकोबिन शासन के जो क्रांतिकारी समाज सुधारक थे उन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन का भी एक नियम निकाला था कि दास प्रथा को भी इसका भी उन्मूलन किया जाए। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। ठीक है, या आपूर्तिकर्ता यानी कि पूर्ति करते थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। यानी कि अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका, इनके बीच में त्रिकोणीय दास व्यापार चलता था, जिसमें ये लोग क्या करते थे कि दासों को लाते थे और उससे व्यापार को पूरा करते थे। दास प्रथा चलती थी, दास ये लोग खरीदते थे और बेचते थे और दासों से अपना काम करवाते थे। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। सॉरी, इसमें आई थिंक बीच में एक लाइन मिस हो गई है, फिर से देख लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। यानी फ्रांसीसी सौदागर व्यापारी जो थे, फ्रांसीसी व्यापारी, वो क्या करते थे, दास खरीदते थे अफ्रीका से। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। यानी कि जो दास व्यापार चल रहा था, बहुत से व्यापारी जो थे वो दास व्यापार पर ही निर्भर थे और क्योंकि वो विरोध ना करें इसलिए नेशनल असेंबली ने काफ़ी समय तक इसके ऊपर कोई कानून पारित नहीं किया। सन 1994 के अंतर्गत कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया। यानी कि 1794 में जाके दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। अब पहले तो दास प्रथा बड़ी मुश्किल से ही समाप्त हुई थी, पर 10 वर्ष बाद जब नेपोलियन आया तो उसने दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है, उससे हुआ क्या, बागान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। जो बागान के मालिक थे उनका जो काम था वो दासों से ही चलता था। तो जब ये दास प्रथा बंद हो गई तो उनका काम जो है वो कमज़ोर पड़ने लगा। पर जैसे ही बागान मालिकों को पता चला कि नेपोलियन ने दास प्रथा शुरू कर दी है तो सारे बागान मालिकों ने फिर से गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई उन्हें और वो फिर से गुलाम को बनाने लगे ताकि उनसे अपना काम करवा सकें। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 यानी 1848 में किया गया। यानी कि आप कह सकते हो इतना लंबा समय लगा ये दास प्रथा को समाप्त करने में फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति की विरासत क्या है? फ्रांसीसी क्रांति की विरासत वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। यानी कि स्वतंत्रता और जनवादी मतलब जनता, जनवादी विचारों
विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई, यानी 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसिंग अधिकार घोषित कर दिया गया। ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले। इनके कारण सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलनों में दस्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी वो कुछ परिवर्तित हुई। समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ये दास्ता प्रथा जो थी वो बहुत ही बुरी प्रथा थी और इसको समाप्त करने में इस तरीके से काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए थे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ और महत्व था। आपको अर्थ और महत्व बताना है। प्रश्न नंबर 2, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा। प्रश्न नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। ठीक है, और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी कि हमारे जीवन में भी जिसका प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही कौन से विचार या अधिकार थे उनकी बात करनी है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। तो आपको पता है क्योंकि कोविड जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, साथ ही हमारी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही हाई हो चुका है, इसलिए हमें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना है। नियमित रूप से हाथ को धोना है, मास्क पहनना है और उचित दूरी बनाकर रखनी है ताकि हम अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा कर सकें और सुरक्षित रह सकें। चलिए ये सभी आज के प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर। आज का पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ व महत्व था। ठीक है, तो आंसर है इसका, फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ था कि उन्हें पुरुषों की तुलना में समान अवसर प्राप्त हों। यानी कि फ्रांसीसी महिलाएं जो चाहती थी कि जैसे ही पुरुषों को अधिकार प्राप्त हैं वैसे ही महिलाओं को भी अवसर प्राप्त हों और अधिकार प्राप्त हों। सेकेंड पॉइंट है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। एंड थर्ड वन इज 1791 यानी 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा। इसका उत्तर है, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का महत्व। नंबर 1, फ्रांसीसी सौदागर दासों का व्यापार करते थे। नंबर 2, उपनिवेशी व्यापार दासों पर निर्भर थे। और नंबर 3, दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। यानी कि नेशनल असेंबली को लगता था कि ये जो व्यापारी हैं जो दास व्यापार पर निर्भर है ये विरोध करेंगे और इसलिए उन्होंने किसी भी तरह का कानून पारित नहीं किया, जो कि बहुत गलत था। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। तो इसका उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद बनाए गए कानून जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। नंबर 1, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया। यानी पहले लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य नहीं थी लेकिन अब कर दी गई। नंबर 2, शादी को स्वैच्छिक अनुबंधन माना गया। स्वैच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा से किया जाए, मतलब पुरुष और महिला में यदि एक की इच्छा है और दूसरा विवाह नहीं करना चाहता परंतु उसे फिर भी विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इस तरह के जो नियम थे उसको खारिज करके अब कैसा कर दिया, शादी को स्वैच्छिक, यानी दोनों की इच्छा से ही शादी हो सकती है, तो स्वैच्छिक अनुबंधन माना गया। और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, यानी कि विवाह का रजिस्ट्रेशन किया जाने लगा। नंबर 3,
तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। पहले जो तलाक था वो किसी एक की मर्जी से होता था, यानी पुरुषों को अधिकार दिया गया था, महिलाओं को नहीं। लेकिन अब महिला और पुरुष दोनों ही तलाक के लिए एप्लीकेशन डाल सकते थे और दोनों को ही तलाक लेने का अधिकार दिया गया। चौथा पॉइंट है, महिलाओं को भी व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले पहले महिलाओं को व्यवसाय का प्रशिक्षण लेना, व्यवसाय करना या अपनी मर्जी के काम करने की परमिशन नहीं थी, पर इन अधिकारों के तहत महिलाओं को भी व्यवसाय करने का, व्यवसाय का प्रशिक्षण लेने का और अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार प्राप्त हुआ। आज का चौथा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी कि ऐसे कौन कौन से विचार या अधिकार थे जो हमारे जीवन में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के विचार जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में देख सकते हैं, नंबर 1 समानता का अधिकार, यानी कि हम सभी को समानता का अधिकार है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, हम सभी को एक जैसे अधिकार प्राप्त हैं। यदि ये अधिकार हमारे साथ नहीं होते, हमें ये अधिकार समानता का प्राप्त नहीं होता, हमारे साथ भेदभाव होते, तो हमारा जीवन कितना मुश्किल हो सकता था। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, हम सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। नंबर 3 शिक्षा का अधिकार और नंबर 4 है अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। ये सभी वो अधिकार हैं जिन अधिकारों के साथ हमारा जीवन बहुत ही आसान और बेहतर हो चुका है। यदि अधिकार नहीं होते तो हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो सकता था। ये वे अधिकार हैं जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में देखते हैं। यदि ये अधिकार हमें प्राप्त नहीं होते तो शायद हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाता। आप सभी जानते हैं, अगर आपके साथ भी वो पहले जैसा व्यवहार होता, भेदभाव होते और ये अधिकार हमें प्राप्त नहीं होते तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आपको वीडियो को शेयर करना है और स्वयं भी वीडियो को यदि आपने देख लिया है, आपने पसंद किया है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़ सके और हम आप सभी लोगों के साथ मिलकर और भी बच्चों की मदद कर सकें और उनको इसी तरीके से ज्ञान देते रहें। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।